Good evening everyone, this is Kirti and in this video we will discuss practice paper 30 from Dr. Ranjit Singh and practice paper 1 to 29 I have already uploaded on the channel. So guys, if you are preparing for TGT PGT and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of the series, because this series is very beneficial for all state TGT PGT exams. And now discuss practice paper 30. देखिए प्रैक्टिस पेपर देखिए प्रैक्टिस पेपर 30 का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए हु रोट द पोएम ऑट टू ऑटम। ऑट टू ऑटम पोएम किसने के द्वारा लिखी गई है? सो ऑट टू ऑटम लिखी है जॉन कीट्स ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, जॉन कीट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोएम ऑड ऑन ए ग्रीसियन अर्न। ऑड ऑन ए ग्रीसियन अर्न किसने लिखी थी? ये भी कीट्स ने ही लिखी थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जॉन कीट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट द पोएम हाइपेरियन। हाइपेरियन पोएम किसके द्वारा लिखी गई थी? सो दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन कीट्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, जॉन कीट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी ऑड्स आर रिटन बाई जॉन कीट्स। यानी कितनी ऑड्स टोटली जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई थी? तो उन्होंने 10 ऑड्स लिखी थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच रोमांटिक पोइट शोज मच इंटरेस्ट इन ग्रेसियन थिंग्स। निम्न में से कौन से रोमांटिक पोइट ने ग्रेसियन चीज़ों में, ग्रीक वस्तुओं में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, यानी कि ये ग्रीक वस्तुओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। सो ये जॉन कीट्स हैं, उन्हें ग्रीशियन चीज़ों से बहुत प्यार था। और ये जो ऑड ऑन ग्रीशियन, ये भी एक ग्रीक अर्न है जिन्हें उन्होंने एक गैलरी में देखा था, और जब से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस पर एक पोइम लिखेंगे। तो जो ग्रीक चीज़ें थीं वो उन्हें अट्रैक्ट करती थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी जॉन कीट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच डिसीज, कौन सा डिसीज जॉन कीट्स सफ़र्ड फ्रॉम। जॉन कीट्स कौन से रोग से पीड़ित थे? तो जब वो अपनी पोइट्री कंपोज कर रहे थे तो उस दौरान उन्हें एक रोग से परेशान थे, वो था ट्यूबरक्लोसिस। और ये एक्चुअली इनके एक फैमिली डिसीज़ था। इनकी मदर को भी था, इसके बाद इनके भाई की डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस से ही हुई थी, और आफ्टर दैट इनकी भी डेथ इस चीज़ की वजह से हुई, ट्यूबरक्लोसिस। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट ट्रूथ इज ब्यूटी। यानी सत्य क्या है? सुंदरता है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, और जो सुंदरता है वही सत्य है। सो ये फेमस लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? सो दिस लाइन इज रिटन बाय जॉन कीट्स इन हिज पोएम ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ये बहुत फेमस लाइन है जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई उनकी पोएम ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न में, और इतने सारे एग्जाम्स में हर बार पूछी जाती है लाइन। सो द राइट ऑप्शन विल बी जॉन कीट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु सैड, किसने कहा था हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। यानी कि जो मेलोडीज़ हैं जो हमें सुनाई देती हैं वो स्वीट हैं, मतलब मधुर हैं, बट जो हमें सुनाई नहीं देती हैं वो इससे भी ज़्यादा मधुर होती हैं। सो दिस लाइन इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स इन हिज ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। वहीं से ये, उसी पोइम से ये लाइन ली गई है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सो द राइट ऑप्शन विल बी जॉन कीट्स। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, when was Jane Austen's novel Sense and Sensibility published। यानी कि जेनी ऑस्टिन्स का नोवेल सेंस एंड सेंसिबिलिटी कब पब्लिश हुआ था? सो ये 1811 में पब्लिश हुआ था। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वॉज जेनी ऑस्टिन्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। निम्न में से जेनी ऑस्टिन का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा था? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, लव एंड फ्रेंडशिप। ये उनका फर्स्ट वर्क है जो कि उन्होंने 1790 के में कंपोज किया था, और ये उन्होंने अपनी जुवेनाइल, एक उनकी स्टोरी है, अपने यंग दिनों में उन्होंने ये लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज प्राइड एंड प्रेजुडाइज कंपोज्ड। यानी कंपोज कब हुआ था प्राइड एंड प्रेजुडाइज? ये उनका मोस्ट फेमस नोवेल है जेनी ऑस्टिन का। ये कंपोज कब हुआ? तो ये कंपोज हुआ
यानी ये लिखा गया 1797 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी 1797। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु आर एब्सेंट इन जेनी ऑस्टिन्स नोवेल। निम्न में से जेनी ऑस्टिन्स के नोवेल्स में कौन एब्सेंट रहता है? पीसेंट्स, नोबलमैन, पॉलिटिशियन। सो ऑल ऑफ दीज, सभी इसमें से एब्सेंट रहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जेनी ऑस्टिन्स नोवेल मैन्सफील्ड पार्क पब्लिश्ड, यानी मैन्सफील्ड पार्क कब पब्लिश्ड हुआ था जेनी ऑस्टिन का? ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट नोवेल है। सो ये पब्लिश हुआ था उनका 1814 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी 1814। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच नोवेल ऑफ जेनी ऑस्टिन हैज़ ए ड्यूल थीम इन। मतलब जेनी ऑस्टिन के कौन सी नोवेल में मतलब डबल थीम है? सो ये नॉर्थएंगर एबी है। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, नॉर्थएंगर एबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी नोवेल्स, कितने नोवेल्स डिड जॉनी ऑस्टिन राइट, जॉनी ऑस्टिन ने लिखे थे? सो उन्होंने टोटल 6 नोवेल्स लिखे थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हु इज कॉल्ड प्रोज शेक्सपियर। निम्न में से कौन प्रोज शेक्सपियर कहलाता है? सो जेनी ऑस्टिन को प्रोज शेक्सपियर कहा जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है अबाउट होम, किसके बारे में ये कहा जाता है हर 2 इंचेस ऑफ आइवरी। सो ये जॉनी ऑस्टिन से रिलेटेड है ये लाइन। सो आपका जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, जॉनी ऑस्टिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हु इज कॉल्ड किचन नोवेलिस्ट। निम्न में से किसे किचन नोवेलिस्ट के रूप में जाना जाता है? सो जेनी ऑस्टिन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जेनी ऑस्टिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु रोड द नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया था? सो ये मैरी शैली ने लिखा था, और मैरी शैली जो है पीवी शैली की वाइफ हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मैरी शैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर द नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन पब्लिश्ड, यानी कौन से ईयर में ये नोवेल पब्लिश्ड हुआ जो मैरी शैली के द्वारा लिखा गया फ्रैंकेनस्टाइन, ये पब्लिश हुआ था 1820 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी सोनेट्स द शेक्सपियर्स कलेक्शन कंटेन, यानी शेक्सपियर के सोनेट कलेक्शन में कितनी सोनेट हैं टोटल? सो एवरीबडी नोज इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, 154 सोनेट्स आर कंटेंट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 154 सोनेट्स हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वॉट आर द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट कॉल्ड, यानी शेक्सपियर की सोनेट की जो लास्ट लाइन्स होती हैं, अंतिम पंक्तियाँ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सो वो कपलेट बोला जाता है उनको। जब हम बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी जी, जो लास्ट की 2 लाइन्स होती हैं उन्हें कपलेट कहा जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, कपलेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ इज द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन कपलेट रिप्रेजेंटेड। ठीक है, जो राइम स्कीम है शेक्सपियरियन कपलेट की वो कैसे रिप्रेजेंट होती है? सो जी जी, ठीक है, ऊपर का था कपलेट और उसको मतलब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कपलेट की लाइन को? सो जी जी, है ना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, शेक्सपियर सोनेट आर एड्रेस टू, यानी जो शेक्सपियर हैं उनकी सोनेट किसे एड्रेस हैं? तो आपको पता ही है कि डार्क लेडी को कुछ सोनेट्स उन्होंने एड्रेस की थी और कुछ उनकी थी मिस्टर डब्ल्यू एच को। सो उन्होंने 1 to 26 सोनेट की है मिस्टर डब्ल्यू एच को, एंड 127 से लेकर 152 सोनेट उन्होंने एड्रेस की डार्क लेडी को। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दिस टाइप ऑफ सोनेट इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट, यानी कि ये एक ऐसी सोनेट जो 3 क्वार्टरेंस जिसमें होते हैं एंड 1 कपलेट उसमें दिया रहता है, वो कौन सी सोनेट है या फिर कौन सा टाइप है सोनेट का? सो ये वाली सोनेट हमारी होती है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसमें 3 क्वार्टरन होते हैं, लास्ट में एक कपलेट होता है जो रिप्रेजेंट होता है जी जी। ठीक है, और राइम स्कीम है इसकी सोनेट की ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में कपलेट क्या होता है? जी जी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, शेक्सपियरियन सोनेट।
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द मेन करेक्टरिस्टिक्स, जो मुख्य विशेषता है ऑफ सोनेट की वो क्या है। सो हाईली पर्सनल, ये पर्सनल होती हैं, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ लव सॉन्ग, ये एक लव सॉन्ग की फॉर्म में होती हैं। म्यूजिकल एंड एड्रेस टू समवन, और ये म्यूजिकल होती हैं और किसी को समर्पित होती हैं। सो ये तीनों ही सही हैं, ये तीनों ही मुख्य विशेषता हैं किसकी, सोनेट की। सो द राइट ऑप्शन विल बी, आपका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। वो तीनों ही जो विशेषता हैं सोनेट की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यूज ऑफ द हीरोइक कपलेट वाज पायनियर्ड बाई इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ठीक है। जो हीरोइक कपलेट है उसके अग्रदूत माने जाते हैं जिन्होंने यूज़ किया उसे लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, जॉफ्री चौसर। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, जॉफ्री चौसर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स आर कंपोज इन हीरोइक कपलेट, निम्न में से कौन सी पोइम हीरोइक कपलेट में कंपोज की गई है। सो ये सैमुअल जॉनसन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज, ओलिवर गोल्ड स्मिथ द डेजर्टेड ब्लेस, एंड जॉन कीट्स लैमिया। सो ये तीनों ही हीरोइक कपलेट में कंपोज्ड हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, चौसर वॉज द फर्स्ट टू यूज़ हीरोइक कपलेट इन चौसर कौन थे, सर्वप्रथम चौसर ने हीरोइक कपलेट को यूज़ किया किस में, द कैंटरबरी टेल्स एंड द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। सो इनके दोनों ही वर्क हैं, इनमें क्या हीरोइक कपलेट का यूज़ किया गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, बोथ ए एंड बी। इन दोनों ही पोइम्स में इन्होंने यूज़ किया था हीरोइक कपलेट का। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, दे आर 5 फीट, दे आर 5 फीट इन ईच लाइन, प्रत्येक लाइन में 5 फुट होते हैं। एंड ईच फुट हैज़ 2 सिलेबल, और प्रत्येक फुट में कितने सिलेबल होते हैं, 2। द फर्स्ट सिलेबल इज शॉर्ट, जो पहला सिलेबल होता है वो शॉर्ट होता है। एंड द सेकंड इज लॉन्ग, एंड जो सेकंड वाला होता है वो लॉन्ग होता है। दिस मीटर इज कॉल्ड हीरोइक बिकॉज इट वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर एपिक हीरोइक पोइट्री, यानी कि इसको, इस मीटर को हीरोइक कहा जाता है क्योंकि इस मीटर का जो सर्वप्रथम यूज़ है वो हीरोइक पोइट्री के लिए किया गया था, और इसीलिए इस मीटर को नाम दे दिया गया हीरोइक। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एपिक हीरोइक पोइट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हीरोइक कपलेट इज कॉमनली यूज इन व्हाट काइंड ऑफ पोइम्स, यानी किस प्रकार की पोइम्स में हीरोइक कपलेट को जनरली यूज किया जाता है सामान्यतः। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, नैरेटिव पोइम्स में इसको सामान्यतः यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इन विच स्टेंजा फॉर्म इज ग्रेज एलर्जी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड रिटेन, यानी कौन सी स्टेंजा फॉर्म में ग्रे की एलर्जी है, महान एलर्जी उन्होंने लिखी, रिटेन एलर्जी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है, कौन सी फॉर्म में वो लिखी गई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, हीरोइक स्टेंजा में वो लिखी गई है। और आपको पता है हीरोइक स्टेंजा को यूज़ किया जाता है नैरेटिव पोइम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, MCQs हैं 33 से 61 आर फ्रॉम किंग लियर। किंग लियर से यहाँ कुछ MCQs हैं, सो उन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज लियर रियलाइज इन द स्टॉर्म ऑन द हीथ, हीथ पर जो किंग लियर हैं वो स्टॉर्म में चले जाते हैं वो, तो तब वहाँ क्या रियलाइज़ वो करते हैं, तब वो रियलाइज़ करते हैं दैट ह्यूमैनिटी is insignificant compared to nature. So the right option will be D. Next है question number 34, which of the play relationships demonstrate सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लव, यानी कौन सा प्ले सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लव को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। सो कॉर्डेलियाज विद लियर, जो कॉर्डेलिया का जो प्यार है लियर के लिए, रिलेशन है लियर के साथ। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज द प्ले सजेस्ट अबाउट ब्रिटियर्स, यानी कि ब्रिटियर्स जो होते हैं, धोखेबाज होते हैं, उनको ये जो प्ले है क्या सजेस्ट करता है, तो ये सजेस्ट करता है दे अल्टीमेटली बिट्रे ईच अदर, कि जब वो धोखा देते हैं तो उन्हें भी क्या मिलता है, धोखा ही मिलता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच टू करेक्टर्स पैरल ईच अदर द मोस्ट, यानी कि निम्न में से कौन से 2 करेक्टर ऐसे हैं जो एक समान हैं, पैरलर हैं एक दूसरे के, है ना। तो किंग लियर एंड ग्लॉसेस्टर हैं ये,
क्योंकि दोनों के ही साथ क्या होता है, सेम मतलब घटनाएं घटित होती हैं प्ले के अंदर। यानी कि एक बेटा इसका अच्छा होता है और एक जो एडमंड है वो खराब है। ऐसे ही लियर के साथ है, जो अच्छी बेटी है कॉर्डेलिया उसको वो निकाल देता है, और जो बुरी बेटियां हैं उन्हें वो अपना राज्य दे देता है। और सेम यही ग्लॉसेस्टर करता है। जो अच्छा बेटा था एडगर, उसे तो धक्का मार के अपने घर से निकाल देता है, और जो एडमंड था बुरा बेटा, जो उसके मतलब मरने का कारण बनता है, उसे ये मतलब घर में रख लेता है और उसे अपना राजपाट देता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। लियर इज द किंग ऑफ व्हाट कंट्री? लियर कौन से कंट्री के राजा हैं? सो ये ब्रिटेन के राजा थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी ब्रिटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ लियर्स डॉटर इज सेंट इनटू एग्जाइल? निम्न में से कौन सी डॉटर को एग्जाइल मिलता है यानी वैनिस कर दिया जाता है? ये कॉर्डेलिया को निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो सच्ची ऑनेस्ट ईमानदार थी और फ्लैटरिंग नहीं करती थी किंग लियर की। किंग लियर उसे वैनिस कर देते हैं अपने राज्य से। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉर्डेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ लियर्स काउंसलर रेप्रीमेंड्स द किंग फॉर एग्जाइलिंग हिज डॉटर? यानी कि निम्न में से कौन से काउंसलर को रेप्रीमेंड किया जाता है राजा के द्वारा जब वो अपनी डॉटर को निकालता है? कैंट को, क्योंकि कैंट मना करता है कि आप गलत कर रहे हो कॉर्डेलिया के साथ। उसे डांट देता है वो, और कहता है अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम भी जा सकते हो, है ना, विथ कॉर्डेलिया। का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। हु इज ग्लॉसेस्टर बास्टर्ड सन? यानी ग्लॉसेस्टर का जो बास्टर्ड सन है यानी अवैध बेटा है, उसका नाम क्या है? तो वो एडमंड है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, एडमंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। व्हेन लियर विजिट गॉनरेल? जब लियर गॉनरेल के यहाँ विजिट करता है, व्हाट डज सी डिमांड ऑफ हिम? वो उससे क्या डिमांड करती है? तो वो कहती है कि पिताजी, आप जो इतने सारे सैनिक ले आए हो बेकार में, इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें यहाँ से मतलब भेज दो, इतनी ज़रूरत है नहीं आपको। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, दैट इज सेंड अवे सम ऑफ हिज नाइट। कि वो अपनी वो 100 अपने सामंत के साथ वो गॉनरेल के यहाँ जाता है। तो गॉनरेल को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि फालतू में इन पर और खर्चा होगा। तो वो कहती है कि तुम काय को वहीं इनको लेके घूम रहे हो बेकार में, ज़रूरत ही नहीं है पिताजी। तो आप कुछ नाइट्स को इसमें से भेज दो, बस थोड़े बहुत अपने लिए 2-4 रख लो अपने साथ। तो आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। When they hear that Lear is coming to visit them, where do Regan and Cornwell go? यानी कि रीगन और कॉर्नवेल जब ये सुनते हैं कि लियर उनके यहाँ आ रहे हैं, है ना, क्योंकि वहाँ से तो गॉनरेल के यहाँ तो खूब अपमान होता है इनका अच्छा खासा। तो वहाँ से क्या करते हैं, विजिट करते हैं, फिर कहते हैं मैं रीगन के यहाँ जा रहा हूँ। तो रीगन को गॉनरेल संदेश भिजवा देती है कि भाई यहाँ आ रहे हैं, जो राजा हैं वो आ रहे हैं आपके यहाँ। तो ये लोग पहले से ही क्या करने लग जाते हैं, घर से जाने लगते हैं, क्योंकि लियर आ रहा है तो यहाँ यहाँ भी तो उसकी इंसल्ट होनी है। तो वो क्या करते हैं, ग्लॉसेस्टर के कासल चले जाते हैं, है ना। ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। वाई इज कैंट थ्रोन इनटू द स्टॉक्स? स्टॉक्स पर जो कैंट है उसे क्यों लटकाया जाता है? क्योंकि फॉर बीटिंग ओसवाल्ड विद द फ्लैट ऑफ हिज स्वॉर्ड। वो है ना अपनी शॉर्ट से उसको मारता है, ओसवाल्ड को, नौकर को। ये ओसवाल्ड है जो नौकर है रीगन गॉनरेल का, इसे ये मारता है, तो इसे स्टॉक पर लटका दिया जाता है। स्टॉक जो ऐसे पिक्चरों में होते हैं ना, यहाँ लटका देते हैं। नेक्स्ट है आपका 44, क्वेश्चन नंबर 44। वैन ही फ्लीज फ्रॉम हिज फादर, हाउ डज एडगर डिसगाइज हिमसेल्फ? यानी कि जब ग्लॉसेस्टर धक्का मार के अपने बेटे को, जो उसका वैद्य सन था, जो मतलब है ना, तो उसे निकाल देता है, तो वो कैसे अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, किस रूप में, है ना? तो वो एक कॉमन बैगर के रूप में, एक भिखारी के रूप में अपने आप को अपनी जान बचाने के लिए डिस्गाइज कर लेता है, क्योंकि उसको सजा दी जाती है, सेंटेंस टू डेथ। कौन देता है? ग्लूकोसेस्टर। कि जहाँ भी एडगर मिले उसे फांसी की, उसे मार दिया जाए। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन लियर टेल्स रीगन दैट गॉनरेल हैज़ रॉन्ग्ड हिम, व्हाट डज रीगन एडवाइज हिम टू डू? जब लियर बताता है रीगन को कि मतलब अब जो भी उसे कष्ट वहाँ हुआ गॉनरेल के यहाँ, जो भी उसने अपमान किया, उसे आके वो डिस्कस करता है अपनी छोटी बेटी, मझली बेटी के साथ, रीगन के साथ। तो रीगन उसे क्या करने को एडवाइस देती है? वो कहती है कि नहीं पिताजी, आपकी गलती है, दीदी ने तो बिल्कुल ठीक किया आपके साथ, तो आपको ही जाके क्या करना है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए आपको दीदी से। ऐसे वो बोलती है उसको। राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, गो टू गॉनरेल एंड आस्क
है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, गो टू गोनेरिल एंड आस्क हर फॉरगिवनेस, और उससे क्षमा आपको मांगनी चाहिए। इस तरीके के वचन है रीगन के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, आफ्टर ही कर्सेस बोथ गोनेरिल एंड रीगन, है ना। फिर वो क्या करता है, गोनेरिल को भी मतलब कोसता है और रीगन को भी। और उसके बाद व्हाट डज लियर डू, उसके बाद लियर क्या करते हैं, तो ही स्टॉर्म आउट ऑफ ग्लॉसेस्टर कासल अकम्पनीड बाय द फूल, अपने फूल को लेके, फूल के साथ वो स्टॉर्म में चले जाते हैं बाहर। तो ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, होम डज लियर मीट लिविंग इन ए लिटिल होवल ऑन द हीथ, यानी कि लियर जो है किससे मिलते हैं उस लिटिल होवल में, हीथ के ऊपर जो होवल है। तो होवल यहाँ पर है ना, एक झोंपड़ी के लिए ये वर्ड को यूज़ किया गया। होवल मीन्स होती है झोंपड़ी। तो उस झोंपड़ी में वो किससे मिलते हैं, तो वो मिलते हैं एडगर इन डिस्गाइज, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि एडगर को निकाल दिया गया था ग्लॉसेस्टर के द्वारा, तो वो वहाँ होवल में रहने लगा था अपने को एक कॉमन बैगर के रूप में, है ना। तो वहाँ लियर उससे मिलते हैं जाके। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वाई इज ग्लॉसेस्टर अक्यूज्ड ऑफ ट्रीजन, ट्रीजन का आरोप क्यों लगता है ग्लॉसेस्टर के ऊपर, बिकॉज एडमंड रिवील्स लेटर्स शोइंग दैट ही नोज ऑफ ए फ्रेंच इन्वेजन, क्योंकि एडमंड ये घोषित करता है कि फ्रेंच जो आक्रमण अटैक भारत ब्रिटेन पर होने वाला है उसका पहले से ही इनको तो पता था, लेकिन इन्होंने हमें नहीं बताया। तो उनको एक ये एक्यूजन लगता है ट्रीजन का, और इसी के बहाने उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं ग्लॉसेस्टर की। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, वेयर डज ग्लॉसेस्टर सेंड लियर एंड हिज अटेंडेंट्स, वो ग्लॉसेस्टर लियर एंड हिज अटेंडेंट्स को कहाँ भेजते हैं, कहाँ जाने के लिए कहते हैं, सो टू डॉवर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हाउ इज ग्लॉसेस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रीजन, ट्रीजन के लिए उसे किस तरीके से पनिशमेंट मिलता है ग्लॉसेस्टर को। सो मैंने बताया अभी, ही इज़ ब्लाइंडेड, उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं, उसे अंधा कर दिया जाता है। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, ही इज़ ब्लाइंडेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, हु एनकाउंटर्स ग्लॉसेस्टर ऑन द हीथ एंड ऑफर्स टू लीड हिम टू डॉवर, ठीक है, कौन एनकाउंटर करता है ग्लॉसेस्टर का और हीथ पर, और उसे ऑफर करता है डॉवर जाने के लिए, एडगर। सो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, हु इज़ लीडिंग द आर्मी दैट लैंड एट डॉवर, यानी डॉवर पर जो आर्मी आ रही थी उसे लीड कौन कर रहा था, सो कॉर्डेलिया उसे लीड कर रही थी, यानी फ्रेंच आर्मी आ रही थी। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, वाई डज वाई डज ग्लॉसेस्टर वांट टू रीच द क्लिफ ऑफ डॉवर, वो क्यों जाना चाहता था डॉवर की क्लिफ पर, ही वांट टू थ्रो हिमसेल्फ ओवर द क्लिफ, क्योंकि वो सुसाइड करना चाहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, टू होम आर बोथ गोनेरिल एंड रीगन अट्रैक्टेड, यानी गोनेरिल एंड रीगन दोनों किसके प्रति अट्रैक्टेड थी, सो ये एडमंड से ही दोनों को मतलब अटैचमेंट था। सो ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एडमंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, बिफोर द बैटल, बैटल से पहले, बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश आर्मीज टू हुज कैंप इज लियर ब्रॉट, यानी बैटल शुरू होने से पहले, युद्ध के शुरू होने से पहले जो फ्रेंच आर्मी है और ब्रिटेन की जो आर्मी है उसमें जब युद्ध शुरू होने वाला है तो लियर को किसके कैंप में भेजा जाता है, तो कॉर्डेलिया के कैंप में लियर को भेज दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कॉर्डेलियाज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, वॉट हैपन्स टू लियर एंड कॉर्डेलिया ड्यूरिंग द बैटल, मतलब क्या होता है लियर और कॉर्डेलिया के साथ युद्ध के दौरान। सो उनको एडमंड के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बी, एडमंड टेक्स दैम कैप्टिव, उन्हें वो बंदी बना लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 57, हाउ डज रीगन डाई, रीगन की डेथ कैसे होती है, वो कैसे मरती है इन द प्ले। सो गोनेरिल उसको ना पॉइजन दे देती है, उससे उसकी डेथ हो जाती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, गोनेरिल पॉइजन्स हर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, हु फाइट्स अ डूल विद एडमंड, एडमंड के साथ एक ड्यूल कौन फाइट करता है, सो एडगर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एडगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट डज एडमंड रिवेल एज ही लाइज डाइंग, जब वो मरने वाला होता है तब एडमंड क्या रिवेल करता है, तो वो कहता है कि दैट ही ऑर्डर्ड कॉर्डेलिया किल्ड, कि उसने ऑर्डर दे चुका है वो कि कॉर्डेलिया को मार दिया जाए। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, इसलिए कॉर्डेलिया को अब
कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि वो ऑर्डर पास कर चुका होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। वॉट हैपन्स टू कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है, सी इज हैंग्ड इन प्रिजन, उसे फांसी दे दी जाती है प्रिजन में। सो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। वॉट हैपन्स टू लियर एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के लास्ट में किंग लियर के साथ क्या होता है। सो वो भी मर जाता है। जब कॉर्डेलिया को फांसी दे दी जाती है तो उसको मरा हुआ देखकर उसमें भी कहाँ प्राण बचते हैं, बेचारा वो भी मर जाता है दुख से। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ही डाइज वाइल बीपिंग ओवर कॉर्डेलियाज बॉडी, वो कॉर्डेलिया की बॉडीज पर रोता हुआ मर जाता है। सो गाइज ये थे हमारे 61 क्वेश्चंस, हमने इसके कर लिए हैं। और जो बाकी के क्वेश्चन हैं इस प्रैक्टिस पेपर के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इन पार्ट 2 में। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।